दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, यहाँ पे मैं हाउ टू सॉल्व यूपीएससी पेपर इन एग्जामिनेशन हॉल या फिर एग्ज़ाम हॉल में बोल सकते हो। और मैंने एक टैगलाइन भी दे रखी है कि यहाँ दिमाग, धैर्य, विश्वास और जुनून चाहिए। आप कुछ बोलेंगे यार क्या फालतू वीडियो ले आया, टाइम पास, डिसलाइक करो निकल जाओ, और ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका सेकंड या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट भी दे रहे हैं, जिनका थर्ड अटैम्प्ट है, जिनका फोर्थ अटैम्प्ट है, लेकिन पीटी नहीं निकल रहा है अभी तक। पीटी में वाट लगी पड़ी है, बैंड बजी पड़ी है, और बोलते हैं ना मनुष्यत छाई हुई है हर जगह। ज़िंदगी से हारे हुए हैं, हर जगह से हारे हुए हैं, लेकिन साला पीटी क्लियर नहीं हो रहा। कुछ इस तरह की बातें अभी दिमाग में चल रही हैं। टेस्ट सीरीज़ में लंका लगी पड़ी है, टेस्ट सीरीज़ में 70+ नहीं जा पा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए। तो एटलीस्ट इस वीडियो को देखेंगे तो यू विल गेट इट, डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ एक आइडियाज़ भी मिलेंगे। तो चिपक के बैठो मेरे साथ, मैं आपको सफ़र में लेके चल रहा हूँ। और डेफिनेटली इस वीडियो को फिनिश करने के बाद ये मेरा प्रॉमिस है कि आप ये नहीं सोचेंगे आपके 15 से 20 मिनट वेस्ट हुए। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे एक बात ये भी बोलूँगा कि कुछ बातें यूपीएससी के पेपर की बात करें तो यार देखो 2018 से लेकर ना 2020 तक के इसने अपनी औकात दिखाई है। अगर बात करें तो औकात कि लगता है कि हाँ यूपीएससी का पेपर है, लेकिन वहीं कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज को देख लो, इनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते। यार हम ये नहीं कह रहे कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इंक्लूडेड आवर टेस्ट सीरीज एज वेल एज यहाँ पर। और यूपीएससी के कोचिंग पेपर पे मतलब कि जो एग्जामिनेशन पेपर होता है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर आपके कोचिंग सेंटर में कोचिंग सेंटर की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, यार नो नीड टू बी पैनिक होने की पहली बार ज़रूरत नहीं है। कीप लर्निंग, बस कीप ट्राइंग और लर्निंग पे फोकस करो। तुम्हें लग रहा है वो एरिया गलत हो रहा है तो उसको एक बार रिवाइज करो, अच्छे से और अच्छे से रिवाइज करो। कंसेप्चुअल के लिए यूट्यूब वीडियो, या आप तो यूट्यूब पे बोलते हैं ना, मतलब एक तरह से बोल सकते हो तो लहर सी आ रखी है। तो उसी की जैसे उस आइडियाज़ के लिए, उस वीडियो के लिए कंसेप्ट को देखो, कोरा पढ़ो, और भी सारी चीज़ें हैं उनको आप देख सकते हो। लेकिन अगर कोचिंग सेंटर्स में अगर आपके स्कोर अगर कम भी आ रहा है तो इट्स ओके, कोई नो नीड टू बी वरी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली पहली बात है। दूसरा, एनालाइज द पैटर्न। एनालाइज द पैटर्न का मतलब ये है कि अगर फालतू की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, जो टेस्ट सीरीज, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है ना यार, 50 टेस्ट, 60 टेस्ट, 70 टेस्ट, 80 टेस्ट उनको बनाने होते हैं पूरे साल में। वो पता नहीं कितने कितने टेस्ट बनाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली दे विल गेट रिवेन्यू। तो उसमें भैया सोचेंगे कहाँ से, कॉमन सेंस कहाँ से लाएंगे। तो कोचिंग वालों की टेस्ट सीरीज में, चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर हो, और यूपीएससी के पेपर में बहुत फ़र्क होता है। कोचिंग वाले को बनाने होते हैं 5000 क्वेश्चन, और यूपीएससी बनाने के होते हैं 100 क्वेश्चन। इस चीज़ को समझना। तो इस चीज़ को भी आपने दिमाग में थोड़ा सेट करके चलना है कि अगर जो बच्चे टॉप रैंकिंग में चल रहे हैं, टॉप 100 की ऑल इंडिया लेवल रैंकिंग में चल रहे हैं, तो भैया ज़्यादा तुम तुर्रम खां नहीं हो। ये दिन की बात है और वक्त की बात है, जिसका दिन बन गया तो उसका दिन बन जाता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना, कीप ट्राइंग, बस यही बोलूँगा। तो अब आते हैं पहले थोड़ा सा एनालाइज द पैटर्न। पहले मैं इस पर बात करूँगा, फिर मैं थोड़ा एक छोटी सी झलक दूंगा, फिर उसके बाद हम जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, एग्जामिनेशन जो यूपीएससी का है वो पेपर सॉल्व करेंगे। देखो पैटर्न ये होता है यार, देखो यूपीएससी में 4-5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो स्टेटमेंट दे दी, यहाँ पे ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, कहानी खत्म, राइट। एक होता है भाई, एक स्टेटमेंट दे दी, 2 स्टेटमेंट दे दी, यहाँ पे फिर 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 या फिर 1 2 या फिर 2 या फिर नन। एक तो ये पैटर्न हो गया। तीसरा पैटर्न होता है 1 2 या 3 स्टेटमेंट दे दी। चौथा पैटर्न होता है हमारा 1 2 3 4 स्टेटमेंट दे दी। पांचवा आता है 1 2 3 4 5, 5 दे दी। तो कभी कभी 6 भी देते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। अगर मैं सच बताऊं, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, आपको इस वाले पैटर्न और इस पैटर्न पे ज़्यादा दिखेंगे। और अब जो है हाल ही में ये वाला पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ से मतलब जो ऑप्शन स्टेटमेंट टाइप की आती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर ऐसे 1A B C D वाले क्वेश्चंस को छोड़ के आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर कंसेप्चुअल या फैक्चुअल पूछा जाता है, ध्यान से समझना। अगर A B C D वाले क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ के आ रहे हो तो समझना आपके चांसेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हिट है, डायरेक्ट हिट होता है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में कोशिश ये करना मैक्सिमम टाइम में कि ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली जो 1 और 2 वाली स्टेटमेंट है, जिसमें 2 स्टेटमेंट आती हैं, इन क्वेश्चन को एरर करने के चांसेस कम करना। अगर इन क्वेश्चंस को अगर आप एरर कम करोगे तो आपके चांसेस, जो सिलेक्शन के चांसेस हैं, वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। दूसरा,
अब यूपीएससी का एनालिसिस ये कहता है कि क्लोज कॉल बहुत रहती है, यानी कि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन साले 2 क्वेश्चन फंस जाते हैं। सॉरी टू से, मैं बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट के बाद में बात कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में यहाँ पर किस्मत का फैक्टर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम सिर्फ नॉलेज गेन करके किताबें रट्टा मार के सारे नोट्स को पी कर अगर तुम 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन कर लोगे तो सबसे बड़े गधे कहलाओगे। मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ। कितने भी माइकल लाल हो, 100 में से कितनी भी नॉलेज है, कितने भी पुराने खिलाड़ी हो, मैक्सिमम 50 से नीचे ही रहोगे। ये यूपीएससी का फैक्ट है। समझ आ गया? उसके बाद जब हम कट ऑफ क्लियर करते हैं दोस्तों, तो वहां पर जो 50-50 के चांस होते हैं वो आपकी नैया पार लगाती है। अब यहां पर किस्मत होती है। अगर इन किस्मत अच्छी रही, दिन आपका बन गया उस दिन, तो आप इन हो जाओगे। किस्मत खराब हो गई तो वहां से आप आउट हो जाओगे, वहीं कहानी खत्म हो जाएगी। मैं बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, राइट? तो यानी कि हमें एक चीज ये समझ आई कि भैया नॉलेज तो चाहिए, नो डाउट, हार्डवर्क चाहिए, लेकिन साथ में हमें कॉमन सेंस भी चाहिए। कॉमन सेंस अगर नहीं होगा तो पेपर नहीं हो पाएगा। जो 10,000 प्लस जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो डेफिनेटली दे यूज कॉमन सेंस, लॉजिक्स के बेस पे ही आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन सेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है, हम आगे बात करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेटर कि आप नॉलेज को ज़्यादा गेन ना करके अब आप अपने टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करें। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, इट्स ओके, कीप लर्निंग, रिवाइज, कीप लर्निंग, यही एक फैक्ट है। तो कॉमन सेंस मैं आपको इस वीडियो में कोशिश करूंगा अप्लाई कराने की, कि थोड़ा सोचने पर मजबूर कराऊंगा कि आखिर कैसे आप यूपीएससी के पेपर में को आप देखते हैं, मैं किस नज़र से देखता हूं, और आप एक कैसे मतलब कि इस पेपर को देख सकते हैं। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। चलिए, बहुत लंबी बात हो गई। पहली बात यार, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये मैंने सेट 1 उठाया है 2020 का, ठीक है? तो उसके हिसाब से मैंने फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ट्रांसलेशन, मतलब ये क्वेश्चन है आपका और इसी का ट्रांसलेटेड वर्जन जो यूपीएससी ने एज इट इज डाला, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे चिपका दिया पीपीटी में। अब आते हैं स्टेटमेंट, पढ़ते हैं पहले फटाफट। देखो दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो बिल्कुल ध्यान से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है? आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर, यहाँ पे वर्ड आया कैन नॉट, इसको अंडरलाइन करो ऐसे, फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अब यहाँ पे 3 मंथ्स आया भैया, ये फैक्ट है, इस चीज़ को याद रखना। इसके आगे एफ लिख दो बस कि फैक्ट है, ठीक है? सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। ओके, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इस मैंडेटरी, इसको लगाओ भैया, हार्ड वर्ड आ रहा है थोड़ा सा, मैंडेटरी, राइट? ओके, आधार इज मैंडेटरी, अगेन मैंडेटरी आ गया, इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 4 स्टेटमेंट समझ आ गई। इसके बाद बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पूछा है? करेक्ट, यानी हमने चीज़ें अंडरलाइन कर ली। इसी की जैसे हिंदी इसका रूपांतर थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि यहाँ मैं चीज़ें समझाऊंगा आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रख सकता, ठीक है? राज्य निजी निगमों यानी कॉर्पोरेशंस से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सका, ठीक है? आधार बीमा उत्पादकों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ओके? आधार भारत की संचयी निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट समझ आ गई? यानी क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द आधार कार्ड, यानी कि जो हम, जैसे कि आपको देखा होगा, अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको आधार मैंडेटरी होता है, चीज़ें समझ आ गई। अब यार ये क्वेश्चन जो लोग क्लेम करते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, स्टूपिड वेबसाइट्स, या फिर मैं ये कह सकता हूँ बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो बोलते हैं कि हमारे टेस्ट सीरीज से आया है, ये भैया किसी की टेस्ट सीरीज से नहीं आया। ये पेपर आया है द हिंदू से। द हिंदू के अगर आप एनालिसिस करते हैं या द हिंदू के डेली बेसिस पे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डायरेक्ट वहीं से स्टेटमेंट निकाला, कॉपी पेस्ट किया है, दैट्स इट। तो अब आते हैं टू द पॉइंट पे। देखो,
अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है भाई, देखने में तो ये लगता है छोड़ दो इस क्वेश्चन को, हालत तो यही है क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, आधार के बारे में है, सब में मैंडेटरी लग रहा है, कैन नॉट भी आ रखा है, लेकिन यहाँ को देखो कैसे एक स्मार्टली आप प्ले कर सकते हैं। हम देखो इसमें चारों की चारों स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है यार कुछ ना कुछ है, लेट्स फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमारा पहला काम क्या होना चाहिए कि हम सबसे पहले रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करेंगे। कोशिश करो, ट्राई टू गेट रिबटल्स कि कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट हो सकती है। चलो मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेट्स ट्राई, हम ट्राई करते हैं। यार मैं अगर थर्ड स्टेटमेंट को उठाऊं कि आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ध्यान से समझना, इंश्योरेंस आर 2 टाइप्स, सबको पता है, लेकिन यहां पर बोल रहा है मैंडेटरी है, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। भाई मेरे पास गाड़ी है, कार भी है मेरे पास, आज तक तो उसमें आधार नंबर मैंने दिया नहीं। लॉजिक्स, नाउ थिंक, यार आधार के लिए इंश्योरेंस का मैंडेटरी होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट इंश्योरेंस बोल देता तो मैं कंसीडर कर इसको रीथिंक कर सकता था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं है वर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें लोचा जरूर है। कॉमन सेंस, क्योंकि यार आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस के लिए आधार की कहाँ, भाई जिसके बाद नहीं होगा तो क्या उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, लॉजिक सी बात है ना भाई। जिसके बाद अगर मान लो आधार कार्ड है, किसी में नहीं है, काफ़ी ऐसे लोग हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा तो नहीं कि हमारे पूरे देश में 130+ करोड़ को आधार कार्ड अडॉप्टेड हो चुका है, भाई जिनके पास नहीं है तो उनका क्या फिर। तो उस केस में ये स्टेटमेंट अगर आप थर्ड को अगर आप रॉन्ग करते हो, लेट्स डू इट, थर्ड हमारी, यानी हमें ये पता चल गया कि तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत, ये तीसरी स्टेटमेंट अगर हमारी गलत है काट दो। अब बचे 2 स्टेटमेंट, यानी कि ए और बी। चलो 2 तक तो आए, एटलीस्ट हम 50-50 तक तो आए, भाई बहुत बड़ी बात है। अगर आप 50-50 तक भी आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप मतलब कि बेसिकली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में हमें यह पता चल गया कि हमें एक बात ये पता चल गई कि यार हमें 4th वाली स्टेटमेंट नहीं देखनी, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो यानी कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें यह समझ आ गया कि अगर इस स्टेटमेंट से अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से करूं, 1 मिनट, थोड़ा ज़्यादा पेन चल गया है तो आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेट्स डू इट। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यानी हमें यह पता चल गया हमारी ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, यानी कि हमें यह पता चलेगा हमें ये स्टेटमेंट नहीं पढ़नी, यानी कि अब हमें या तो 1 स्टेटमेंट ठीक है या फिर 2 स्टेटमेंट ठीक है। लेट्स डू सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते पहले, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार कार्ड। भैया इसकी हिंदी रूपांतर बहुत बेकार है, यानी कि वो कहता है कि स्टेट जो है कैन नॉट एंटर एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार कार्ड। यार सिंपल सी बात है, आधार कार्ड की जो डिटेल्स होती हैं, कितना बड़ा बवाल मचा रहता है प्राइवेसी को लेके, मचा रहता नहीं रहता। तुम्हें लगता है कि स्टेट पागल है कि जो क्या नाम है वो प्राइवेट कंपनी को बोलेगा लो भी शेयर कर लो। डेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आज के समय, तो डेटा को कोई किसी को कैसे शेयर कर लेगा। तो इसमें ऑलरेडी जो ये स्टेटमेंट मुझे ठीक लग रही है। चलो फिर भी एक बार क्रॉस चेक करते हैं, पहले स्टेटमेंट को पढ़ें तो आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर फॉर मोर देन 3 मंथ्स। कुछ ज़्यादा कम नहीं लग रहा है यार, 3 मंथ्स में क्या हो जाएगा, मतलब मेटा डेटा को हम सिर्फ ज़्यादा मतलब 3 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट जम रही है, मैं होता इसको मारता रॉन्ग, नहीं यार ये स्टेटमेंट नहीं, मुझे मैं इसके साथ जाऊँगा। तो अगर 2 अगर आपका सही था, तो 2 अगर आपका सही था, ऑटोमेटिक आप 3 एलिमिनेट कर चुके हैं, तो मैं इसको मारता बी। ये हो गया कॉमन सेंस। इवन मुझे भी आप जितनी नॉलेज है, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता आधार कार्ड में कितनी डिजिट्स होती हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द लॉजिक। अगर आपके लॉजिक्स स्ट्रांग हैं तो आप यूपीएससी खेल जाओगे, और अगर आपके लॉजिक्स वीक हैं तो बॉस कितना भी पढ़ लो, कितनी भी टेस्ट सीरीज लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बी ब्रेव, सॉल्व करते समय लॉजिक्स का हमें जो है अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से तो मैं कह सकता हूं अगर हमने लक्ष्मीकांत मोर देन 15 टाइम्स पढ़ ली ना तो क्वेश्चन बना दोगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत सफिशिएंट सोर्स होता है अगर किसी पॉलिटी के लिए। उसमें बात करते हैं, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद लोकसभा इन। चलो ठीक है, कुछ बच्चे बोल देंगे हाँ हो जाएगा, लेट्स डू इट।
द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेकिंग कट मोशन। ठीक है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, या फिर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। हम सोचते हैं यार चलो थोड़ा बहुत नॉलेज है हमें, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा याद नहीं है, बट फिर भी हम इसको ट्राई करते हैं। कुछ हो सकता है बच्चों के लिए बहुत ईजी हो एज ए रेक्टिफिकेशन, बट थोड़ा कॉमन सेंस के साथ चलता है। देखो कैसे कॉमन सेंस, कैसे लॉजिक से, अगर आप लॉजिक अप्लाई करेंगे तो आपको कैसे क्वेश्चंस, आप जो है इस क्वेश्चंस की तरफ आप बढ़ सकते हैं। यार क्वेश्चन है इक्वल, क्या है? इक्वल पावर, यानी कि L इक्वल टू एस, भाई लोकसभा इक्वल टू सॉरी L इक्वल टू आर, लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा। हमें ये चीज़ निकालनी है, हमें मतलब स्टेटमेंट देगा, हमें प्रूफ ऑप्शन देगा, हमें प्रूफ करना है कि कौन सी स्टेटमेंट है। यार मैं अगर थोड़ा आऊँ, थोड़ा सा इसमें आऊँ, सी वाले पहले ऑप्शन को देखते हैं। यार रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, यार कोई भी चीज़ होती है तो लोकसभा में पहले जाती है ना। कोई भी चीज़ अगर रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट है तो कोई भी चीज़ अगर होगी तो लोकसभा पहले जाएगी, तो डेफिनेटली ये तो नहीं होगा। चलो एक और देखते हैं। यार मेकिंग कट मोशंस, यार अगर फॉर एग्जांपल बिल की बात आती है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कट मोशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अगर हम कोई फाइनेंस बिल अगर हम लेके आते हैं, ठीक है, फाइनेंस बिल लेके आते हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ मोशन में तो राज्यसभा की इक्वल पावर है ही नहीं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, मैक्सिमम 14 दिन रख सकते हैं अपने पास, यही होता है। तो उस कंडीशन में भी हमें ये पता चल गया नहीं होगा। हमें ये पता चल गया कि जो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये पता होता है कि यार जो बेसिकली ऑल इंडिया सर्विस की जो मैक्सिमम पावर होती है वो राज्यसभा के पास होती है। अगर राज्यसभा पहले इंट्रोड्यूस करेगा जब भी जाके कुछ चीज़ें होंगी। तो बस सिंपल सी बात है, आपका अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे भले आपको ना पता हो, चाहे भले ही आपको आंसर ना पता हो, अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये पता चल गया तीनों स्टेटमेंट ठीक नहीं है। लो जी, कुछ बच्चे हो सकते हैं या फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो या फिर यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर ध्यान से देखें, अगर थोड़ा हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दोस्तों दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर मैक्सिमम बच्चे अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन को मार के आएंगे या रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट को मार के आएंगे। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। हो सकता है ये दोनों फटाफट, ये तो 99% चांसेस के बच्चे रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे, लेकिन इन दो में हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहेगी। तो ऐसे आप जब लॉजिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है सही हो। इसका आंसर भी अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ही है, यानी कि संविधान में संशोधन करने के विषय में जो राज्यसभा और लोकसभा को जो है अगर बात करें तो इक्वल पावर जो है दे रखी है। चलो नेक्स्ट आते हैं यार, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, MPLADS का ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है यूपीएससी में इनडायरेक्टली वे में। इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम, ये समझते हैं हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, और हम थोड़ा लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू द फंड अंडर द मेमोरी ऑफ द पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट के बारे में पूछा भाई। ठीक है, चलो MPLADS फंड्स मस्ट, भाई मस्ट be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. A specified portion to each MP must benefit ST or SC populations. Okay. MPLADS funds are sanctioned on yearly basis and the unused fund cannot be carried forward to the next year. Okay. The district authority must inspect at least 10% of all worker under the implementations of every year. Select the correct answer. ठीक है, यानी कि इसमें ये बोला कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है, यानी कि संरचना के निर्माण में। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। ओके। MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधियों को अगले वर्ष के लिए
अगर नियत नहीं किया जा सकता, बाप रे इतनी टफ हिंदी, ओके, कार्यान्वित हो रही सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण करना अनिवार्य है। चलो यार, हम ये समझते क्वेश्चन का कुछ नहीं पता, बस सुना है, करंट अफेयर में थोड़ा पढ़ा है, पर इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा है, ठीक है, आप भी समझ गए। अब क्या लॉजिक्स लगाएं इसमें, कैसे चीज़ों को करें, थोड़ा वर्ड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस अंडरस्टैंड करते हैं कि देखो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रही है, अगर आप पहली स्टेटमेंट को देखें तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि MPLADS फंड मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेट्रा। देखो दोस्तों, जब वर्ड एक्सेट्रा लग जाता है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 99% कि वो क्वेश्चन हमारा ठीक होता है। इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि भाई एनपीएल फंड से मतलब कि क्रिएट्स करने ने ड्यूरेबल एसेट्स, और क्या मुझे इस सेंटेंस में कोई एक्सट्रीम वर्ड भी दिख रहा है? भाई मस्ट जरूर है, ठीक है, हाँ भाई अगर फंड्स प्रोवाइड हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में कोई ना कोई एसेट्स भी कोई होगा। तो अगर मैं इसको एग्ज्यूम कर लूँ कि ये मेरा पहला आंसर, अगर मैं बात करूँ मेरा पहला ये स्टेटमेंट मेरा ठीक है, तो जहाँ पे पहला है तो पहला एक स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे कट गया। क्योंकि यहाँ पर अब ये मत सोचना कोचिंग वाले बोलते जब मस्ट है वो क्वेश्चन गलत होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो इसमें क्या हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। भाई फंड है, फंड में ड्यूरेबल एसेट्स भाई लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन होता है, ये मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर मैं ये ठीक मान लूँ तो मुझे ये पता चल गया यार, या तो 1 2 होगा, या 1 2 3 होगा, या फिर 1 2 4 होगा। और हमने एक बात और समझ ली इस क्वेश्चन से कि इसमें 2 तो सभी में है। क्या हो गया? अगर हमें इसके बारे में नहीं भी पता, तो भी हमें ये पता चल गया कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें, तो 2 हम क्यों पढ़ें फिर? हमें इतना टाइम क्यों हम वेस्ट करें? जब 2 2 है हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा 3 और 4 में अगर हम चीज़ों को समझें, अगर हम यहाँ से चीज़ें निकालें तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थर्ड पढ़ते हैं। MPLAD funds are sanctioned on yearly basis and the unused fund cannot be carry forward to next year। भाई अब जो फंड एमपीज को फंड मिलते हैं, अगर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, देखो अब मैं कैसे सोचूंगा यार, अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते तो अभी तक मेरे गलियों में रोड बन जाती। ध्यान से समझना इस चीज़ को यार, नहीं होते तो शायद पानी आता मेरी टूटी में, जो दिल्ली में जो लग रही है, मैं ऐसे सोचता। क्यों? अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते तो डेफिनेटली सारे काम हो जाते। पार्क में यार लाइट नहीं है, यार लाइट लग जाती अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसको मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। वो एमपी के ऊपर है, क्या पता एमपी बिजी हो, एक ऐसा भी हो सकता है, क्या पता एमपी अमेरिका चला गया अपने हार्ट सर्जरी कराने, कुछ कराने, तो उस कंडीशन में क्या होगा फंड्स का, तो लैप्स हो जाएगा, तो फिर एमपी के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर इस कंडीशन में मैं ऐसे सोचता हूँ यार बाई चांस कोई मर गया एमपी, देन उसमें क्या, उस 6 मंथ्स में उसका फिर इलेक्शन कराने हैं, तो ये चीज़ तो मैं ऐसे सोचूंगा तो मुझे ये पता चलेगा यार ये मेरी स्टेटमेंट गलत है। तो जब मुझे ये पता चल गया कि थर्ड आंसर मेरा गलत है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये लो जी, अब पहुंच गए बॉस 50-50 पे, लॉक कर दिया जाए, राइट? अरे 100 से 50-50 पे आए, 0 से 50-50 पे आए, बहुत बड़ी बात है। यहां तक भी पहुंच रहे हो तो भी बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ सोचते हैं, यानी कि मुझे पता चल गया या तो 1 2 है, अब यानी कि मुझे पूरी स्टेटमेंट इसी पे फोकस करना है। क्वेश्चन कह रहा था डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेशन ऑफ एवरी ईयर। इसने बोला है यहां पर एटलीस्ट, एक वर्ड आ गया एटलीस्ट, ध्यान से समझना। इस वर्ड को 10% तो देखना है, लेकिन एक वर्ड इसके साथ चिपका दिया है एटलीस्ट। अगर यहां पे इंस्पेक्ट मस्ट 10% होता तो स्टेटमेंट गलत हो जाती। समझ रहे हो मेरी बात को? वर्ड्स को देखो कैसे समझना है आपने। यहां पे वर्ड बोला है एटलीस्ट, मिनिमम, लाइक मिनिमम 10%, मैक्सिमम का नहीं पता,
क्या पता पूरी फंड्स करना पड़े, लेकिन देयर इज एग्जाम क्राइटेरिया कि मिनिमम 10% जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा, जो भी उसकी डिस्ट्रिक्ट होगी, कोई ऐसा तो है नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट भाई जो काम करे तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा, तो कहीं ना कहीं हाँ ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। अगर यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी होती तो फिर अगेन चांसेस गलत हो जाते, तो मैं इसको फिर 1-2 मार के आता, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी भी बोला है और साथ में एट लीस्ट भी बोला है, तो मैं क्या करता 4 को सही मार के आता, यानी कि मुझे ये पता चल गया कि मेरा आंसर 1, 2, 4 है। तो मेरा आंसर, और एक्चुअल में यही एक आंसर है। समझे मेरी बात को, कैसे दिमाग खोलना है, कैसे लॉजिक्स को लगाना है, कैसे वर्ड्स की तरफ फोकस करना है, और ये काम आपने सेकंड राउंड में करना है, फर्स्ट राउंड में नहीं। फर्स्ट राउंड में आपने वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको 100% आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है भाई, समझ आ गया, यानी कि भाई जो फंडामेंटल राइट है कि मतलब अनटचेबिलिटी एज ए इन डिस्क्रिमिनेशन के किसके अगेंस्ट है, तो इसमें ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट टू इक्वालिटी। चलो, निम्नलिखित मूल अधिकारों को किस संवर्ग में अस्पष्टता के रूप में किए गए विवेदन के विरुद्ध संरक्षण समझ, बाप रे ऐसे हिंदी तो कोई ना समझ पाए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और समता का अधिकार। 4 स्टेटमेंट होगी, हम इंग्लिश स्टेटमेंट लेके चलेंगे, हिंदी में इसको देख सकते हैं। सोचो, क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो ये कह रहा है कि अन जो टचेबिलिटी है वो डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब कि अगर बात करें तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन दिखाती है। तो ऐसे कौन से इसमें हमें फंडामेंटल राइट इसमें निकालना है, सारे फंडामेंटल राइट के तौर पे दे रखे हैं, समझते हैं यार। अनटचेबिलिटी यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि अस्पृश्यता, यानी कि अस्पृश्यता में चीज़ें, यानी कि हम किसी को छू नहीं रहे हैं, तो कैसे क्या हो रहा है ये भाई, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का है ये फंडा? नहीं, ये तो स्टेटमेंट ही नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है, कोई भी चीज़ जो उसका काट देगा। अब सोचो, या तो यार अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, समझ आ रहा है, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी को डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कैसे करेगा यार? ये तो मेंटली कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है ना, ये भी नहीं होगा। आप ऐसे सोचोगे, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वालिटी, भाई राइट टू अनटच में फ्रीडम कहाँ से आ गया भाई? वो तो बंदा कहीं भी जा सकता है, तो उसके साथ तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, तो डिस्क्रिमिनेशन में फ्रीडम नहीं, ये पॉइंट चांसेस जो है स्वतंत्रता का अधिकार, अस्पृश्यता में मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्रता एक अलग चीज़ होती है। हाँ, अगर आप किसी को रोक रहे हैं तो समझ आता है, लेकिन यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई है, तो ये भी नहीं होगा। तो फाइनली आंसर राइट टू इक्वालिटी, चाहे आपको समझ आए ना आए, लेकिन आपका आंसर ये बिल्कुल, अगर बात करें तो 100% जो आपका ठीक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आई होप दोस्तों ज़्यादा तो नहीं समझा पाया आज, 5 चीज़ 4 ही समझा पाया, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसको अच्छे से करेंगे। प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।